एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपनी पूरी एंटायर एपीएलएल की टीम की तरफ से आज के इस फैकल्टी ऑनलाइन सेशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कुछ दिन पहले हमारा एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है डिजी स्मार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोर्स कौन-कौन से हैं और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की जो इस कोर्स को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा द स्टूडेंट शुड बी 10th पास आउट, उससे नीचे स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। ये कोर्स उन्हीं के लिए एलिजिबल है। और इसके साथ-साथ मैं थोड़ा आपको टाइम ड्यूरेशन के बारे में भी बता देता हूँ। जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा तीनों कोर्सेज का वो कुछ इस टाइप से है। पहले जो है हमारा डिजी स्मार्ट 1 है। जो डिजी स्मार्ट 1 है दैट विल बी ऑफ 120 आवर्स जो कि 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा। फिर जो नेक्स्ट आता है आपका दैट इज डिजी स्मार्ट 2। ये भी 120 आवर्स का कोर्स है। ये भी आपका 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा। लेकिन जो डिजी स्मार्ट कंबाइन कोर्स है दैट विल बी ऑफ 240 आवर्स। इसको 6 मंथ्स में आपको कवर अप कराना होता है इस वाले कोर्स को। डिजी स्मार्ट 1 के कंटेंट के बारे में और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसमें जो कोर्स का कंटेंट रहेगा। सबसे पहले आपका आएगा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बाद आपका विंडोज 10 आएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, जैसे कि आप लोग विंडोज 7 अभी तक पढ़ा रहे थे तो इस कोर्स में आपको विंडोज 10 पे फोकस करना होगा। और उसके साथ साथ जो नंबर 3 है हमारा दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। फिर 4th पे आता है इंटरनेट। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट, जिसमें कि आपका एसईओ आएगा, ब्लॉगिंग रहेगा। ब्लॉगिंग के साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग। तो जैसे कि अभी मैंने आपको डिजी स्मार्ट 1 के बारे में बताया, तो अब मैं डिजी स्मार्ट 2 पर आ जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कंटेंट रहेगा टोटल डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल्स के ऊपर रहेगा। डिजी स्मार्ट में 3 कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। आपका पहला है डिजी स्मार्ट 1, डिजी स्मार्ट 2 और फिर 3rd है हमारा डिजी स्मार्ट कंबाइन। तो आज हम बात करेंगे डिजी स्मार्ट 1 के बारे में, जिसमें कि आपका जो कोर्स कंटेंट रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर रहेगा, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, एसईओ, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और मोबाइल मार्केटिंग। ये सब कुछ आपको डिजी स्मार्ट 1 में सिखाया जाएगा। डिजी स्मार्ट 1 में जो आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सबसे पहले आपको 3 बुक्स प्रोवाइड करी जाएंगी, जिसमें आईटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 1, आईटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 2, आईटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 3। ये 3 बुक्स प्रोवाइड करी जाएंगी। उसके संग एक आपको बैग प्रोवाइड किया जाएगा। बैग के साथ साथ आपको 2 बुक्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी प्रोवाइड करी जाएंगी। उसके साथ साथ आपको 2 डीवीडी के सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि हिंदी में रहेगा, और 3 आपको डीवीडी के सेट प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें कि आपको आईटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा जो कोर्स का कंटेंट रहेगा। सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें कि आपको बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको पढ़ाया जाए। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बाद आपका नेक्स्ट आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि आपको विंडोज़ 10 के बारे में बताया जाएगा। विंडोज़ 10 के अंदर जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले आएगा व्हाट इज़ ओएस, नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ ओएस, फिर आएगा आपका इंट्रोडक्शन एंड वर्किंग विद विंडोज़ 10, वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स, कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप, कस्टमाइजिंग टास्क बार, कंट्रोल पैनल और कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग एंड वर्किंग विद मल्टीमीडिया। ये सारे टॉपिक्स कवर अप किए जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा आपका एमएस वर्ड, जो कि एमएस ऑफिस का पार्ट है। एमएस वर्ड एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आपको सिखाया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट करें, जिसमें कि आप लेटर बनाना, उसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है
और उसमें आपको बताया जाता है आप कैसे किसी फाइल को क्रिएट करते हैं एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, कैसे आप खोलते हैं उसको, उसमें टेक्स्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ आपको अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है या एक जगह से उठा के दूसरी जगह पेस्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। उसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको बोल्ड फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं, उसका साइज़ कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें आपको मेल मर्ज, प्रोटेक्टिंग द डॉक्यूमेंट, मैक्रोज कैसे काम करते हैं, हाइपरलिंक्स और बुकमार्क्स का क्या काम होता है, अप्लाइंग डॉक्यूमेंट थीम्स और डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। एमएस वर्ड के बाद आपका आता है जो यूज़ किया जाता है एमएस वर्ड का, वो बेसिकली डायनामिक पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। बहुत ही सिंपल होता है और विद इन फ्यू मिनट्स आप इसके ऊपर बहुत आराम से काम कर सकते हैं। एमएस वर्ड में आप बहुत आसानी से डायनामिक पेजेस बहुत जल्दी बना सकते हैं और विद इन मिनट्स आपका कंप्लीट हो जाता है डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड के बाद आता है आपका एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है ये भी एक एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। इसका जो बेसिक यूज़ होता है वो बेसिकली कैलकुलेशंस करने के लिए, डिफरेंट टेबल्स बनाने के लिए। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ कैलकुलेशंस करने, फार्मूलाज का यूज़ करना है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप सिमिलर जैसे एमएस वर्ड में कॉपिंग करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना है, अगर उसको मूव कराना है या डिफरेंट तरीके से आपको न्यूमेरिक डेटा या डेट्स वगैरह के यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप रोज एंड कॉलम्स भी एंटर करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इसमें आपको सेल रेफरेंस फार्मूलाज के बारे में बताया जाता है। डिफरेंट फार्मूलाज का यूज़ करके हम एक साथ बड़े बड़े डेटा पर कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का क्या यूज़ होता है, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो वर्कशीट होती है उसमें हम कैसे फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, हाइट और विड्थ अगर हमको बढ़ानी है किसी रो की या कॉलम की वो कैसे होता है, अगर कुछ हमको डेटा को हाइड करना है या फिर रोज एंड कॉलम्स के बॉर्डर्स को सेट करना है या सेल अलाइनमेंट चेंज करना है, उसके साथ साथ बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फिर आपका आता है इसमें सॉर्टिंग ऑफ डेटा, कैसे डेटा को सॉर्ट कराना है, पिवट टेबल्स पे कैसे काम किया जाता है, लुकअप फंक्शन और प्रिंटिंग ऑफ वर्कशीट कैसे करा सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट का क्या यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप होती हैं एमएस एक्सेल में। और एमएस एक्सेल में आपका एक जो मेन फंक्शन होता है वो फाइंड फंक्शन होता है, जिसका यूज़ करके हम बड़े से बड़े डेटा के अंदर कोई भी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करा सकते हैं बहुत इजीली। तो ये था आपका एमएस एक्सेल के बारे में। फिर नेक्स्ट आपका आता है एमएस पावर पॉइंट। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया जाता है और इसके साथ साथ आप कैसे क्रिएट करते हैं, अगर कोई भी आप न्यू प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, डिफरेंट व्यूज़ क्या होते हैं पावर पॉइंट में, स्लाइड्स का लेआउट कैसे आप बना सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर कैसे काम करना होता है, अगर टेक्स्ट को मूव कराना है या रोटेट कराना है या उसमें आपको कोई कलर फिल करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। उसके साथ साथ पावर पॉइंट के थीम्स कैसे आप सेट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट का क्या यूज़ होता है प्रेजेंटेशन में, चार्ट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके साथ साथ स्लाइड शो व्यू आप कैसे देख सकते हैं, स्लाइड का ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, स्लाइड्स में अगर आपको कोई एनिमेशन लगाना है तो उसका कैसे आपको यूज़ करना है, और मास्टर स्लाइड्स क्या होती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके एमएस पावर पॉइंट में आते हैं। इसके बाद पावर पॉइंट के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा। जो पावर पॉइंट प्रोग्राम होता है ये यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम मल्टीमीडिया स्लाइड्स को तैयार करते हैं। और जैसे कि आप प्रेजेंट में भी आप देख रहे हैं ये सारा कुछ स्लाइड्स पे ही बना हुआ है। ये प्रोजेक्शन सिस्टम के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं और पर्सनल कंप्यूटर का भी यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशंस को बना सकते हैं बहुत आसानी से। एमएस पावर पॉइंट के बाद आपका आएगा एमएस एक्सेस। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसका कि यूज़ होता है बेसिकली डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होता है। यहाँ पर अगर सपोज़ एक कंपनी के पास 1 या 1.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं तो वो बहुत आसानी से इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने पूरे डेटा को मैनेज कर सकती है। इसमें आपको टर्मिनोलॉजीज सिखाई जाती हैं, एक्सेस की क्या टर्मिनोलॉजीज हैं,
डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें डेटा टाइप्स को आपको समझाया जाता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इसमें भी आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और टेबल के साथ साथ कैसे उसको ओपन करना है, टेबल को कैसे क्लोज करना है, रीनेम कैसे करते हैं टेबल को, उसके साथ आप डिलीट कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड्स को ऐड करना है या फिर उसको डिलीट करना है तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। फिर आता है आपका सर्चिंग डेटा यूजिंग क्वेरी का यूज़ करते हुए आप कैसे पर्टिकुलर डेटा को सर्च करा सकते हैं। उसके साथ साथ फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं विज़ार्ड का यूज़ करके। फिर डिज़ाइनिंग रिपोर्ट इन एक्सेस और एक्सपोर्टिंग डेटा टू एक्सेल, तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप करी जाती हैं एमएस एक्सेस के अंडर। फिर एमएस एक्सेस बेसिकली यूज़ किया जाता है अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट का इंफॉर्मेशन है, आपको उसको मैनेज करना है, और उसके साथ साथ एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी यहाँ पर। एमएस एक्सेस के बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एक के लिए। तो इंटरनेट में आपके जो टॉपिक्स कवर अप होते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका बेसिक्स ऑफ इंटरनेट क्या होता है, हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुआ था इंटरनेट। उसके बाद आता है बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी एंड डिफरेंट सर्विसेज का क्या यूज़ होता है इंटरनेट के थ्रू। और उसके साथ आपको ये भी सिखाया जाता है कि आप इंटरनेट पे अपने पीसी को, पर्सनल कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आपका आता है ईमेल एड्रेस कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, और अगर आपको कोई मेल आई है तो उसको कैसे आप देखते हैं या रीड करते हैं। उसके साथ साथ उसी मेल को अगर आपको आगे भेजना है, फॉरवर्ड करना है, तो वो भी आपको इसमें सिखाया जाता है। फिर सर्च इंजन्स के बारे में आपको बताया जाता है कि सर्च इंजन पे आप कैसे काम करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट आपको देखनी है, फॉर एग्जांपल www.apll.info आपको देखनी है, तो आप किस तरीके से ब्राउज़ करते हैं, ब्राउजिंग सिखाई जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं, और चैटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में आपको सिखाया जाता है। फिर लास्ट में आपको थोड़ा बहुत साइबर क्राइम्स के बारे में भी बताया जाता है कि आप किस तरीके से बच सकते हैं उन सब से। फिर इसके बाद आता है आपका इंटरनेट का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि इंटरनेट का यूज़ करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो रोज़मर्रा की लाइफ में इंटरनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसके साथ इसमें हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के बाद आता है आपका एसईओ। एसईओ के बारे में आपको सबसे पहले फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जब हमारी कोई वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसमें जो टॉपिक्स कवर अप किए गए हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है एसईओ रिसर्च एंड एनालिसिस। सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं एसईओ के बारे में, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारी तरह प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उनका कंटेंट क्या है, उन सबको हमको सबसे पहले एनालाइज करना होता है। उसके बाद आती है बात वेबसाइट डिज़ाइन की, कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करी जाती है और एसईओ के ऊपर कैसे काम किया जाता है। एसईओ बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हम वेबसाइट के अंदर किस प्रकार का डेटा डालें, किस प्रकार का अपना कंटेंट डालें कि जिससे कि जो सर्च इंजन है उस पर हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप 10 लिस्टिंग्स में आए, टॉप 10 वेबसाइट्स में आए, जिससे कि यूज़र्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वेबसाइट को विजिट करें। उसके बाद आता है इसमें ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होता है वेबसाइट से बाहर, मतलब कि इसमें आपको लिंक बिल्डिंग वगैरह सिखाया जाता है। आप कैसे लिंक्स का यूज़ करके दूसरी वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये कोई फोटोग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं, फोटोग्राफ बना के या इमेजेस क्रिएट करके या वीडियोस बना के, वीडियोस में लिंक शेयर करके, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एसईओ के बारे में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि एक प्रैक्टिस होती है जिसके थ्रू कि हम
अपने ट्रैफिक को ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर बुलाते हैं ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट्स का यूज़ करते हुए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल्स के थ्रू, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो भी ब्लॉगिंग का यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग होता क्या है। ब्लॉगिंग बेसिकली एक तरीके का आर्टिकल राइटिंग होता है। जैसे कि हम लोग पहले ज़माने में डायरीज लिखते थे, तो यहाँ पर भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, वो डिपेंड करता है कि अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो एजुकेशन के बारे में भी अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं। और ब्लॉगिंग किसी टाइप का भी हो सकता है, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी हो सकता है, इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर आपके वीडियोस के फॉर्मेट में भी हो सकता है। इसमें जो आपके टॉपिक्स कवर अप होते हैं, सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कि ब्लॉगिंग क्या होता है। उसके बाद उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया जाता है। फिर आता है वर्डप्रेस, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एक टूल है जिसके थ्रू कि हम ब्लॉग बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मेक मनी विद योर ब्लॉग टैक्टिक्स फॉर सक्सेस। यहाँ तक कि आप पैसा भी कमा सकते हैं ब्लॉग का यूज़ करके। उसके लिए आपको कुछ टैक्टिक्स पता होनी चाहिए। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा ब्लॉगिंग के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो ब्लॉगिंग होता है वो राइटिंग स्टाइल में हो सकता है, फोटोग्राफी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर अदर मीडिया का यूज़ करते हुए जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इंडिविजुअल्स को कि डायरी स्टाइल वो एंट्रीज कर सकें। उसके साथ साथ यहाँ पर जो पोस्टिंग्स होती हैं वो बिजनेसेस भी अपना ब्लॉग का यूज़ करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्लॉगिंग के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मार्केटिंग है आज के टाइम में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया बेसिकली आपने नाम सुना होगा लिंक्डइन का, फेसबुक का, ट्विटर का। तो ये सब कुछ आपका सोशल मीडिया से रिलेट रखता है। तो यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स कवर अप किए जाते हैं वो सबसे पहले आता है आपका लिंक्डइन, जो कि एक बहुत ही बड़ा वेब पोर्टल है जो कि प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं इसको। इसके थ्रू भी हम अपनी वेबसाइट को, अपनी सर्विसेज को और यहाँ तक कि अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं लिंक्डइन का यूज़ करके। फिर गूगल, जैसा कि हम सभी को पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये भी एक बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन है जो कि बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमको। डिफरेंट सर्विसेज का हम यूज़ कर सकते हैं गूगल का यूज़ करते हुए। फिर आता है पिनिंटरेस्ट, ये भी एक वेबसाइट है, ये भी एक वेब पोर्टल है जिसके थ्रू कि हम अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी सर्विसेज हैं उनको हम प्रमोट कर सकते हैं पिनिंटरेस्ट का यूज़ करके। फिर आता है आपका बुकमार्किंग कैसे करी जाती है। फिर उसके साथ साथ सोशल मीडिया एनालिसिस, हमको एनालाइज करना होता है कि हम सोशल मीडिया पे किस तरीके से अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है मॉनिटरिंग में बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से जो भी आपने अपना पेज क्रिएट किया है, जो भी आपने सर्विसेज से रिलेटेड अपना जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह क्रिएट किया है, तो आप कैसे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ विजिटर्स कितने आए हैं, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके टॉपिक्स कवर अप होते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसके बारे में और ब्रीफ बताना चाहूँगा। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वेबसाइट्स को प्रमोट करने के लिए, या जो भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं जो भी हम वेबसाइट्स के थ्रू सेल आउट कर रहे हैं तो उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है ई मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो चुके हैं ट्रेडिशनल मार्केट को लेके। उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है प्रैक्टिशनर्स और रिसर्चर्स के बीच। जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, जो भी रिसर्चर्स हैं जो इस चीज़ को चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो विजिटर्स हैं, वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद आपका आता है ईमेल मार्केटिंग। ये थोड़ा सा पुराना मार्केटिंग का तरीका है जो कि आपको बताना चाहूँगा। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली जो ईमेल्स हमारे पास आती हैं हमारे इनबॉक्स में,
तो हम चेक करते हैं टाइम टू टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज होती हैं वो ईमेल का यूज़ करती हैं मार्केटिंग करने के लिए। और यहाँ पर बेसिकली आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो ईमेल मार्केटिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए होती है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं, सबसे पहले होता है HTML। क्या होता है HTML के बारे में आपको बताया जाता है। फिर टेक्स्ट ईमेल्स, आपके जो टेक्स्ट ईमेल्स होते हैं वो कैसे आप बना सकते हैं मार्केटिंग के लिए। फिर आता है ईमेल इवेंट इनवाइट। अगर कंपनी कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उससे रिलेटेड भी आपके पास ईमेल्स आते हैं, तो वो कैसे आप बनाते हैं। फिर आता है आपका कॉल टू एक्शन। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो मेल्स आते हैं उसमें एक बटन लगा होता है जिसके थ्रू हम क्लिक करके डायरेक्टली कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या उनके कॉल सेंटर पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड उन्होंने हमको मेल भेजा है या पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। फिर आता है हाउ टू अवॉइड स्पैमिंग। कई बार होता है कि कई सारी कंपनीज जो मेल्स भेजती हैं उनका कंटेंट पर्टिकुलर नहीं होता, सही नहीं होता, तो वो स्पैम में अपने आप चली जाती हैं। तो उसको कैसे अवॉइड करना है वो आपका आ जाता है हाउ टू अवॉइड स्पैमिंग में। फिर आता है आपका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के थ्रू हम ऑटोमेटिकली सेटिंग कर सकते हैं कि जो हम एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास या पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के पास वो अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाए। फिर आता है आपका मैट्रिसेस में आपको ये देखना होता है कि आपका जो बिजनेस हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, तो वो कितनी तेज़ी से हो रहा है, उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ पार्ट दिया हुआ है ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, जो कि एक एक्ट होता है जिसमें कि हम कमर्शियल मैसेजेस को सेंड करते हैं। टिपिकली ये जो मैसेजेस होते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल्स को सेंड किए जाते हैं। एक पोटेंशियल कस्टमर्स जो प्रेजेंट के कस्टमर्स होते हैं उन्हीं के लिए सेंड किया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो हर एक मेल वो एक पोटेंशियल या करंट कस्टमर्स को कंसिडर करते हुए हम मार्केटिंग के लिए भेजते हैं। इसके साथ जो ईमेल्स होता है, ईमेल्स में आपने देखा होगा कई बार हमको एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में या फिर जो बिजनेस रिक्वेस्ट होती है उससे रिलेटेड या फिर सॉलिसिट सेल्स भी हो सकता है या फिर डोनेशन से रिलेटेड भी आपके पास मार्केटिंग के लिए मेल्स आ सकती हैं। तो ये सब कुछ आपका कवर अप होता है ईमेल मार्केटिंग के अंडर। ईमेल मार्केटिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मोबाइल मार्केटिंग आता है। मोबाइल मार्केटिंग आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत ही पॉपुलर मार्केटिंग है, जिसके थ्रू कि हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को बहुत आसानी से प्रमोट कर सकते हैं, बहुत आसानी से अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें जो टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं, सबसे पहले आता है स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज बेसिकली बनानी पड़ती हैं। हमको ये देखना होता है कि जो मार्केट में ऑलरेडी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। और फिर आता है उसके बाद आपका मोबाइल वेबसाइट। मोबाइल वेबसाइट बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के पास या ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स के पास पहुंचाना है। तो उसके बाद आता है आपका मोबाइल मार्केटिंग पॉलिसीज़। ये कुछ पॉलिसीज़ हमको देखनी होती हैं कि किस टाइप की जो पॉलिसीज़ हैं वो हम यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका SMS मार्केटिंग, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मार्केटिंग का तरीका है आज के टाइम में, जिसके थ्रू कि हम मैसेजेस पहुंचा सकते हैं जो भी हमारे करेंट कस्टमर्स हैं या जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक। उसके साथ साथ मोबाइल ऐप स्ट्रैटेजीज भी तैयार करनी होती हैं। अगर हमने कोई ऐप बनवाई हुई है तो उन ऐप्स के थ्रू हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकें। फिर आता है आपका नेक्स्ट ROI। ROI का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर सपोज हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मार्केटिंग के ऊपर, तो हमको ये भी देखना होता है कि उन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमको कितना रिटर्न आ रहा है, हमको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है हम जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर लास्ट में आता है आपका FB कैंपेन। FB कैंपेन के थ्रू हम अपने जो भी पेजेस हमने बनाए हुए हैं फेसबुक पे, उसके थ्रू हम किस तरीके से पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास या पर्टिकुलर लोकेलिटी में या पर्टिकुलर लोकेशन में हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। फिर इसके बाद आपको
एक छोटा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा। मोबाइल मार्केटिंग जो कि एक बहुत ही मल्टी चैनल ऑनलाइन मार्केटिंग का तरीका होता है, जिसके थ्रू कि हम स्पेसिफिक ऑडियंस, जो कि पर्टिकुलर ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं, जो कि स्मार्टफोन्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर टैबलेट्स का यूज़ कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई और डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, और इनके थ्रू हम वेबसाइट बना सकते हैं। उसके साथ साथ ईमेल्स के थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं, SMS, MMS, सोशल मीडिया या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ करते हुए हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को बहुत आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है कि कंप्यूटर पर कैसे काम किया जाता है। उसके साथ साथ अपने फाइल्स को, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने रिपोर्ट्स को कैसे आप बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है कि आप कंप्यूटर पर कैसे काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी सीख जाते हैं कि आप कैसे अपनी फाइल्स बनाएं, अपने रिकॉर्ड्स तैयार करें, या फिर अगर आपको रिपोर्ट्स बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। उसके साथ साथ आप अपने बिजनेस को, अपने ऑफिस को और अपने पर्सनल वर्क को टाइम टू टाइम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने बिजनेस को बहुत आराम से आप प्रमोट कर सकते हैं डिजिटली, जैसा कि आपको बताया गया है। और उसके साथ इस कोर्स को करने के बाद ये श्योर करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे करियर प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही पॉपुलर आज के टाइम में करियर को लेके बहुत आगे बढ़ रहा है। हम बात करेंगे DigiSmart 2 के बारे में। तो DigiSmart 2 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका कोर्स कंटेंट है और इसमें जो टॉपिक्स कवर अप किए गए हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से है। आपका अडोब पेज मेकर रहेगा, इसमें अडोब फोटोशॉप रहेगा, उसके साथ कोरल ड्रॉ आपको सिखाया जाएगा, उसके साथ साथ अडोब फ्लैश जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसके साथ आपको पेपर क्लिक के बारे में भी बताया जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ बुक की डिटेल्स के बारे में बताना चाहूँगा जो DigiSmart 2 कोर्स के संग आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको 4 बुक्स प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके साथ साथ एक बैग मिलेगा आपको। बैग के साथ आपको 2 बुक्स और प्रोवाइड करी जाती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड रहती हैं वो 2 बुक्स। एक बुक आपको बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड मिलेगी। इसके साथ साथ आपको 2 सेट मिलेंगे DVD के, जो कि सेल्फ लर्निंग DVDs होंगी, हिंदी में रहेगी वो सेट। और इसके साथ आपको एक सेट मिलेगा IT एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का, जो कि 3 DVDs का पूरा सेट रहेगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कोर्स कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अडोब फोटोशॉप, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। ये जो फोटोशॉप होता है बेसिकली इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें जो टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका अडोब ब्रिज। अडोब ब्रिज भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम अपनी इमेजेस को कलेक्टिवली रखते हैं चेंजेस करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए, तो इजीली हम उन सबको एडिट कर सकते हैं फोटोशॉप का यूज़ करते हुए। फिर आता है नेक्स्ट आपका फोटो करेक्शन। फोटो करेक्शन बेसिकली अगर हमको कुछ करेक्शन करना, कोई इमेज हमने बनाई हुई है या हमारे पास ऑलरेडी इमेज है, तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका रीटचिंग एंड रिपेयरिंग। रीटचिंग एंड रिपेयरिंग के थ्रू अगर हमको थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करना होता है, तो हम वो रीटचिंग एंड रिपेयरिंग का यूज़ करके कैसे करते हैं वो आपको सिखाया जाता है। लेयर्स के बेसिक्स के बारे में आपको बताया जाता है कि डिफरेंट लेयर्स पर हम कैसे काम कर सकते हैं फोटोशॉप में। फिर आता है आपका मास्क एंड चैनल। ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इसमें, तो इसको भी आपको सिखाया जाता है कि मास्क और चैनल का कैसे यूज़ किया जाता है। फिर लास्ट में आता है आपका एनिमेटिंग GIF। किसी भी इमेज को आप GIF के फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जो अडोब फोटोशॉप है एक ही बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है, जो कि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं या फिर डिज़ाइनर्स होते हैं वो इस सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ जो फोटोशॉप होता है वो किसी भी टाइप की इमेज को एडिट करने में बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, अवेलेबल होता है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर किसी भी इमेज को टचअप से लेके आप किसी भी इमेज को हाई क्वालिटी ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कोरल ड्रॉ, जो कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ भी बेसिकली इमेजेस के लिए यूज़ होता है, बट इसका थोड़ा डिफरेंस होता है फोटोशॉप से। ये बेसिकली वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर काम करता है।
यहाँ पर जो आपको सिखाया जाएगा, सबसे पहले आपको इंटरफेस के बारे में बताया जाएगा। जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होता है, जो फ्रंट स्क्रीन होता है वो कैसा होता है, उसको आप कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से मेनूज़ के ऊपर काम किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर नेक्स्ट आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद उसमें कुछ आपको मैनिपुलेशंस करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ बताई जाती हैं। फिर साथ के साथ आपको स्पेशल इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी बताया जाता है कि आप स्पेशल इफ़ेक्ट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में। इसका भी थोड़ा सा आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। कोरल ड्रॉ एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि वेक्टर ग्राफिक्स को एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं वो एक ग्राफिक पैकेजेस के थ्रू बनाया जाता है, तो जिसमें कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बना के वो एक इमेज में कन्वर्ट किया जाता है और हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप सेपरेटली एडिटिंग कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको उसका पोजीशन और साइज़ भी चेंज करना है तो वो सारी चीज़ें भी आप कोरल ड्रॉ का यूज़ करते हुए बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम अब आपसे बात करेंगे अडोब पेज मेकर के बारे में। ये भी एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जैसे कि जो न्यूज़पेपर हाउसेस होते हैं या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ होती हैं या पब्लिशिंग हाउसेस होते हैं, वहाँ पर इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपके टॉपिक्स कवर अप होते हैं, सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाता है कि एडोब पेज मेकर का क्या यूज़ होता है, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ आपको उसके बाद नेक्स्ट बताया जाता है कि आप कैसे पेज मेकर में कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे। कोरल ड्रॉ के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अडोब पेज मेकर। अडोब पेज मेकर जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज़ करके हम मैगज़ीन्स इनके जो आर्टिकल्स होते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स जो प्रिंट होते हैं तो उसका भी हम यूज़ करके बना सकते हैं। और पेज मेकर बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ होती हैं या फिर जो पब्लिशिंग कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपके टॉपिक्स कवर अप होते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाता है कि पेज मेकर का क्या यूज़ होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, और उसके साथ साथ कैसे हम स्टार्ट करते हैं पेज मेकर को। फिर जो नेक्स्ट आता है आपका वो आता है क्रिएट, ओपन एंड सेव फाइल। आप किस तरीके से अपनी फाइल्स को क्रिएट करते हैं। क्रिएट के साथ साथ अगर ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई है तो आपको कैसे ओपन करना होता है और कैसे आप सेव करते हैं पर्टिकुलर फाइल्स को। उसके बाद आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में सिखाया जाता है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कैसे यूज़ होता है यहाँ पे। उसके साथ ऑलरेडी अगर कोई स्टोरी बनी हुई है तो उसके ऊपर हम कैसे एडिटिंग करते हैं। और इसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि पेज मेकर बेसिकली एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम होता है, जिसको हम GUI बेस्ड डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके साथ साथ इसमें कुछ सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है जिनके थ्रू कि हम अपने टेक्स्ट को लेआउट कर सकते हैं इमेज के साथ। और उसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा होगा आर्टिकल्स के संग इमेजेस लगी होती हैं, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं रूलर्स का यूज़ करके, या पर्टिकुलर प्रोपोर्शनेट में, पर्टिकुलर साइज़ में, पर्टिकुलर पोजीशन पे हम इमेजेस को सेट कर सकते हैं। उसके साथ जो अडोब पेज मेकर होता है ये आपकी PDF फाइल्स को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। आप यहाँ तक कि अपनी जो भी फाइल्स आप बना रहे हैं पेज मेकर में, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं PDF में, या फिर PDF से अगर आपको पेज मेकर में चेंज करना है तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका अडोब फ्लैश, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। अडोब फ्लैश बेसिकली एनिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से वेबसाइट्स बना सकते हैं, मोबाइल गेम्स बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप बहुत सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एडवर्टीजमेंट्स बनाने हैं तो एडवर्टीजमेंट्स भी आप बहुत आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं एडोब फ्लैश का यूज़ करते हुए। इसमें जो आपके टॉपिक्स कवर अप रहेंगे, तो सबसे पहले आपको बेसिक बताया जाएगा कि फ्लैश का क्या यूज़ होता है और फ्लैश किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसका जो बेसिक इंटरफेस होता है वो कैसे होता है।
फिर नेक्स्ट आएगा आपका गेटिंग स्टार्टेड में आपको ये बताया जाता है कि आप कैसे स्टार्ट करते हैं फ्लैश को। फ्लैश में कौन कौन से ऑलरेडी टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल रहते हैं, आप उन टेम्पलेट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ इसमें आपको वर्कशीट बताया जाता है कि वर्क स्टेशन कैसे काम करते हैं वर्क स्टेशन पे। उसके साथ फिर नेक्स्ट आता है वर्किंग विद ग्राफिक्स। वर्किंग विद ग्राफिक्स में आपको ये बताया जाता है कि आप ग्राफिक्स के ऊपर अगर ऑलरेडी कोई इमेज है तो कैसे काम करेंगे टूल्स का यूज़ करते हुए। इसमें टूल्स काफ़ी सारे होते हैं, टूल्स के बारे में भी आपको बताया जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर टूल्स किस लिए यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है द टाइमलाइन। टाइमलाइन के बारे में आपको बताया जाता है जिसमें कि आपके फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम्स का यूज़ करके हम कैसे एनिमेशन लगा सकते हैं अपने ग्राफिक्स पे, अपने कंटेंट पे या अपने टेक्स्ट पे। फिर आता है मोशन प्रीसेट्स। अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं और अगर आप उनको मूव कराना चाहते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, तो आप कैसे मोशन प्रीसेट्स का यूज़ करते हुए डिफरेंट मोशंस दिखा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है आपका वो आता है यूजिंग साउंड एंड वीडियो। साउंड एंड वीडियो का क्या यूज़ होता है और उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्लैश फाइल्स में। फिर लास्ट में आपको बताया जाता है कि कोई वेबसाइट अगर बनी हुई है, अगर उसके कंटेंट को हमको मैनेज करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, या फिर कोई वेबसाइट बनानी है तो वो किस तरीके से बनाई जाएगी। इसके बारे में भी एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। एडोब फ्लैश बेसिकली एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एनिमेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके साथ साथ आप इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के साथ अगर आप कोई मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना चाहते हैं या फिर मोबाइल गेम्स बनाना चाहते हैं या फिर कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आराम से फ्लैश का यूज़ करते हुए बना सकते हैं। और जो फ्लैश होता है वो बेसिकली टेक्स्ट को, वेक्टर ग्राफिक्स को, उसके साथ साथ जो रास्टर ग्राफिक्स होती हैं सबको डिस्प्ले कराने के लिए एक एनिमेशन प्रोवाइड करता है। आप प्रोवाइड वहाँ पे कर सकते हैं एनिमेशंस को। उसके साथ वीडियो गेम्स और एप्लीकेशंस के फॉर्मेट में भी आप अपना जो भी काम है वो बना सकते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीपीसी क्या है। पीपीसी बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पे पर क्लिक। इसके थ्रू भी हम अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये डिजिटली काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पर्टिकुलर वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं तो उसमें डिफरेंट कंपनीज़ के लिंक्स होते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। उन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हम उन कंपनीज़ को डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके उनके देख सकते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली जो पीपीसी का वर्क होता है वो बेसिकली ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र्स होते हैं वो कैसे हमारी वेबसाइट पर आए। तो यहाँ पर जो बेसिक टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं, तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि पीपीसी क्या होता है, कैसे क्या काम करता है पीपीसी। उसके बाद अबाउट पीपीसी ऐड, पीपीसी ऐड क्या होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको एसईओ एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया जाता है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं उनके थ्रू हम कैसे एडवर्टाइजिंग क्रिएट कर सकते हैं, उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। फिर आता है आपका लैंडिंग पेज। जैसे कि आपने वेबसाइट के बारे में सुना होगा, वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं जो, लेकिन लैंडिंग पेज होता है ये बेसिकली सोशल मीडिया जो साइट्स होती हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। लैंडिंग पेज में एक सिंगल पेज होता है, उस सिंगल पेज में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सर्विसेज के बारे में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसके थ्रू भी आप दूसरी वेबसाइट्स पर या अपनी खुद की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। फिर आता है आपका बिडिंग। बिडिंग में बेसिकली आपको बिडिंग लगानी होती है, ये गूगल के थ्रू होता है। जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके संग आप बिडिंग करते हैं कि आप कितना चार्जेस पे करेंगे पे पर क्लिक के थ्रू। और इसके साथ साथ मेजरिंग रिजल्ट्स आता है। ये रिजल्ट्स भी हमको मेजर करने होते हैं कि कितने नंबर ऑफ विजिटर्स हमारी वेबसाइट को या हमारे पेज को विजिट कर रहे हैं और हमारी सर्विसेज को ले रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या हमको प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें आपकी रिजल्ट मेजरिंग में आ जाती हैं।
फिर लास्ट में आता है आपका ऐड ऑन गूगल। गूगल के थ्रू आप कैसे पे पर क्लिक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गूगल क्या होता है वो कुछ ना कुछ आपसे चार्जेस लेता है पर्टिकुलर क्लिक पे। अगर सपोज आप कहीं आपका जो वेबसाइट बनी हुई है तो उस वेबसाइट के थ्रू आप कुछ पीपीसी का बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पे पर क्लिक। सपोज आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है, अब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को प्रमोट करें गूगल, और उसके साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आपका जो भी लिंक है, आपका जो भी वेबसाइट बनी हुई है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स आएँ और क्लिक करें। तो उसके लिए क्या होता है, जो कंपनीज़ होती हैं या फिर जो गूगल होता है आपसे कुछ चार्जेस लेता है पर्टिकुलर क्लिक्स पे। अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स अगर 100 से ज़्यादा अगर क्लिक कर रहे हैं तो उन 100 क्लिक्स पर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होता है गूगल को, या फिर जिन कंपनीज़ के थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उसी से रिलेटेड होता है पे पर क्लिक। और यहाँ पर जो टॉपिक्स कवर अप किए जाते हैं वो बेसिकली सबसे पहले आता है आपका व्हाट इज़ पीपीसी, पीपीसी क्या होता है, उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको पीपीसी ऐड के बारे में बताया जाता है कि पीपीसी जो ऐड होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके ऊपर हम कैसे अपनी अगर वेबसाइट है तो हम कैसे अपने एड्स बना सकते हैं। फिर इसके साथ साथ एसईओ एडवर्टाइजिंग के बारे में भी आपको बताया जाता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करके भी हम कैसे अपनी वेबसाइट को, अपने पेजेस को या अपने लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। फिर आता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज बेसिकली एक सिंगल पेज होता है, जैसे वेबसाइट्स में मल्टीपल पेजेस होते हैं तो यहाँ पर एक सिंगल पेज होता है। उस सिंगल पेज में एक प्रोडक्ट के बारे में या एक सिंगल सर्विसेज के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। फिर हम बात करेंगे बिडिंग के बारे में। बिडिंग में आपको सिखाया जाता है कि आप बिडिंग किस तरीके से करें कि आपको मिनिमम चार्जेस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पे करना पड़े पे पर क्लिक के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी आप डिजिटली मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर आता है आपका मेजरिंग रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स भी मेजर करने होते हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, तो वेबसाइट के थ्रू आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स आपके वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मेजरिंग रिजल्ट्स में आ जाता है। फिर आता है आपका ऐड ऑन गूगल। गूगल के थ्रू भी आप पे पर क्लिक का यूज़ कर सकते हैं। वो आपको सिखाया जाता है कि आप गूगल के थ्रू कैसे ऐड क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा पीपीसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। पे पर क्लिक बेसिकली एक इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर लाते हैं। और इसमें जो एडवर्टाइज़र होता है उसको पे करना होता है पब्लिशर को जब भी ऐड पर क्लिक किया जाए। उसके साथ साथ जो पे पर क्लिक है आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एसोसिएट करता है ये फर्स्ट टायर सर्च इंजन्स के थ्रू, जिसपे कि हम ऐड प्रोवाइड कर सकते हैं और दूसरी वेबसाइट्स का यूज़ करते हुए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को एक गुड नॉलेज मिलता है एडवांस इमेज एडिटिंग के बारे में। उसके साथ साथ हम अपने लोगोस क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफिक्स बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमको क्या बनाना है। उसके साथ हम अपने बिजनेस को, अपने ऑफिस को और अपने पर्सनल वर्क को मेंटेन कर सकते हैं बहुत इजीली। फिर यहाँ तक कि हम अपने बिजनेस को डिजिटली भी प्रमोट कर सकते हैं इस कोर्स को सीखने के बाद। और इस कोर्स को सीखने के बाद बहुत ही अच्छे करियर प्रॉस्पेक्ट्स रहते हैं। अगर आप इस कोर्स को सीख जाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे एडवांस इमेज एडिटिंग का काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ बिजनेस को डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा अपनी पूरी APLL की टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच।